हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मुगलकालीन स्थापत्य कला की और इसी कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे शाहजहां के काल की कुछ इमारतों की। मैंने आपको कहा सबसे पहले दीवान ए आम। क्या चीज़ है? दीवान ए आम। और दीवान ए आम जो है जहांगीर, माफ़ कीजिएगा, इसके शाहजहां के काल में निर्मित प्रथम सफेद संगमरमर से निर्मित इमारत थी, जिसका नाम क्या था? दीवाने आम। आप लोग ये तस्वीर जो देख रहे हैं, यह आपका क्या है? दीवाने आम है। ठीक है, क्या है? दीवाने आम है। दीवाने आम, दीवाने आम। और ये कहाँ पर है बेटा जी? याद रखना, आगरा। ठीक है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये किसकी है? दीवाने आम की तस्वीर है। थोड़ी सी हल्की सी जूम करूंगा, अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल पाई मुझे तस्वीर। प्रयास मैंने बहुत किया, लेकिन फिर भी जो है ये इस तरीके का दीवाने आम हुआ करता था। मैंने आपको इसमें कहा कि कुल 9 मेहराबदार दरवाजे हैं इसमें। दरवाजों को गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना? मेहराब द्वार, मेहराबदार, ठीक है ना? कुल 9 दरवाजे हैं इसमें दीवाने आम में। ये थोड़ी सी एक इसका और जो है तस्वीर देखने को मिलेगा आपको। ये आपका क्या है? दीवाने आम है बेटा। क्या है? दीवाने आम। ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन में। थोड़ा सा रेजुलेशन बढ़ा करके देख सकते हैं आप यदि देखना चाहें तो। ठीक है, दीवाने आम, दीवाने आम। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये इस प्रकार से 9 मेहराबदार दरवाजे हैं इसमें दीवाने आम में। ये बात आप लोगों के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये दीवाने आम आगरा में है। शाहजहां के काल में निर्मित सफेद संगमरमर से निर्मित प्रथम इमारत। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। देखो, परीक्षा पास करना हलवा नहीं है, पहली बात तो ये समझ में रखो, दिमाग में रखो। और कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि ले बेटा तो मेरा प्यारा है ना, आपके अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र बना दिया जाए। नहीं, आजकल कुछ चीजें अलग पूछ ली जाती है ना। तो वो अलग चीजें क्या है? क्योंकि इतिहास तो भाई चिरकालिक है, ये चीजें लगातार हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें से नई चीजें, नए तथ्य क्या है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मेहराबदार है, ठीक है ना, 9 दरवाजे हैं, अलंकरण बहुत इनका सुंदर है। मुख्य दरवाजे की मुख्य जो इसका दरवाजे हैं वो 9 दरवाजे हैं। फिर कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखो, मयूर सिंहासन की। किसकी? मयूर सिंहासन। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? मयूर सिंहासन है बेटा, है ना? इसी मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस कहा जाता था। देख रहे हैं तस्वीर आप लोग? ठीक है ना? हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो और कई लोगों ने हो सकता है देख लिया, तो बहुत अच्छी बात है। इसी को बेटा क्या कहा जाता था? मयूर। ये मयूर सिंहासन है। क्या है? मयूर सिंहासन है। क्या है? मयूर सिंहासन। या इसी को क्या कहा जाता था? तख्ते ताउस। तख्ते ताउस। मैंने आपको कहा कि इसी मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस को कहाँ रखा जाता था? दीवाने आम में रखा जाता था। और इसी के ऊपर बैठ करके शाहजहां जो था वो जब दरबार लगता था तो इसी के ऊपर बैठता था। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो ये आपका क्या है? तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन, जिसके वास्तुकार कौन थे? बेबादल खान। ठीक है, एक इसकी छोटी सी तस्वीर इसकी और मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इसके यहाँ जो है चित्र बनाया हुआ देखो, ठीक है ना, मयूर सिंहासन का, है ना? प्रतिकृति है इसकी बनाई हुई। ऊपर देखो मयूर भी बैठे हुए। इस प्रकार से जो है ये मयूर सिंहासन हुआ करता था, जिसके ऊपर शाहजहां बैठ करके न्याय भी करता था और ठीक है, इसका ध्यान रखना। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मयूर सिंहासन कहाँ रखा जाता था? दीवाने आम में। कहाँ रखा जाता था? दीवाने आम। निर्माण कहाँ पर करवाया गया? आगरा में करवाया गया बेटा। कहाँ पर करवाया गया? आगरा में। ठीक है, कुछ तस्वीरें मयूर सिंहासन की मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आप जो देख रहे हैं ये वही मयूर सिंहासन तख्ते ताउस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा स्वर्ण
जड़ित हुआ करता था। कोहिनूर हीरा जो कि शाहजहां को मीर जुमला ने प्रदान किया गोलकुंडा अभियान के दौरान, ठीक है, तो वो इसी में लगाया जाता था। ठीक है, ये इस प्रकार से इसमें कुछ छोटी छोटी इस प्रकार से मतलब सीढ़ियां टाइप की लगी हुई थी और यहीं पर फिर वो जो है बैठा करता था कौन, शाहजहां। ये आपका पूरा का पूरा मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस है बेटा। ठीक है, मयूर सिंहासन या इसी को हम क्या बोलते हैं, तख्ते ताउस। इसको और थोड़ा समीप से देखेंगे तो ये इस प्रकार से है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। ये इस प्रकार से चौकियां बनाई हुई थी। ठीक है, और इसके ऊपर जो है बैठा करता था कौन, शाहजहां। कौन बैठा करता था, शाहजहां। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। अभी हम बात करेंगे दीवाने खास की। ये जो है आपका आगरा का दीवाने खास है बेटा। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये आगरा का क्या है, दीवाने खास आगरा, है ना। अगली जो मैं आपको मयूर सिंहासन के बाद पढ़ाऊंगा दीवाने खास। ठीक है, ये आपका क्या है, दीवाने खास, दीवाने खास। और दीवाने खास कहाँ का बेटा, आगरा का। ठीक है, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बनता है। बहुत सारी चीजें इसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तस्वीरें मैं आपको कुछ पहले से आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका क्या है बेटा, दीवाने खास है आगरा। ठीक है, इस प्रकार से देखो कितना सुंदर है ये दीवाने खास। अंदर से भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ दीवाने खास। दीवाने खास कहाँ पर है बेटा, ये आगरा। ठीक है, क्लियर। ये देखो अंदर इसमें नक्काशीदार जालियां हुआ करती थी, है। ठीक है ना, इस प्रकार से, है ना। बस यही तस्वीरें हैं कुछ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दीवाने आम दीवाने खास की बात हम लोग कर चुके। कुछ मयूर सिंहासन के बारे में आपको तथ्य देने वाला हूँ। दीवाने आम की बात हम हमारी पिछली क्लास में पूरी कर चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन। तख्ते ताउस या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन। देखो बेटा, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। कहां पर करवाया, आगरा में। ठीक है, इसका निर्माण शाहजहां द्वारा आगरा में करवाया गया। बाद में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होने पर, राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होने पर इसे दिल्ली के दीवाने आम में रखा जाता था। दिल्ली के दीवाने आम में रखा जाता था। ठीक है, आगरा में भी ये कहाँ रखा जाता था, दीवाने आम में।
दीवाने आम। ठीक है, अब खैर यह प्रश्न तो पूछा नहीं जाता कि कहाँ रखा जाता था। प्रश्न आपका क्या बनता है बेटा, ध्यान दो। प्रश्न आपका यह बन जाता है कि इसका वास्तुकार कौन थे, इसके वास्तुकार कौन थे। तो याद रखना कि वास्तुकार, मैंने कहा ना, मयूर जब मयूर मन नाच उठेगा तो बादल उमड़ घुमड़ करके आएंगे, बारिश की बूंदें तन पर गिराएंगे। तो याद रखना बेटा, बादल खान, मयूर जब बोलेगा, है ना, मयूर पीऊ पीऊ करेगा तो कौन आएगा, बादल आएगा। ठीक है ना, तो याद रखना वास्तुकार कौन थे, बेबादल खान। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, वास्तुकार वास्तुकार कौन थे, बेबादल खान। बेबादल खान, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात समझो। अब देखो कुछ विशेष बातें याद रखनी। क्या बातें याद रखनी, एक तो बात याद रखनी कि शाहजहां जो है वो इस पर बैठ करके न्याय करता था। ठीक है, पिछले भाग पर 2 मयूरों का अंकन है, इसी कारण जो है इसको मयूर सिंहासन कहा जाता है। ये बात भी आप लोगों के लिए विशेष बन जाती है। लंबाई लगभग 13 गज, कोई नहीं पूछेगा। चौड़ाई लगभग 2.5 गज है और ऊंचाई 5 गज। लंबाई 13 गज, 13 गज तो लंबा है। चौड़ा कितना 2.5 गज, 2.5 गज, और ऊंचा कितना है, लगभग 5 गज। ऐसा कहा जाता है कि इस समय इसको बनाने में 1 करोड़ रुपए लगे थे। कितने, 1 करोड़ रुपए लगे थे। सोने से निर्मित है पूरा का पूरा, कोहिनूर हीरा इसी में लगाया जाता था। और 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह, जो कि ईरानी आक्रांता था, इस ईरान के एक शासक हुआ करते थे, तहमास्प। ठीक है, इन तहमास्प के बाद में ये उत्तराधिकारी था उनका। और इसी नादिर शाह ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, और आक्रमण करने के बाद में इस तख्ते ताउस को अपने साथ में ईरान ले गया था। आगे बात समझ में क्लियर है। वहीं पर ऐसा कहा जाता है कि उसी नादिर शाह की हत्या हो गई थी 1747 ईस्वी में, और उसके बाद में ये सिंहासन कहाँ गया, अभी कौन सी स्थिति में है, क्या है, कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। अब इस सिंहासन ये लापता हो चुका है, कहाँ है पता नहीं कुछ, क्योंकि अभी जिसके पास में होगा ना तो वो तो फिर, ठीक है। खैर, वास्तुकार कौन थे, बेबादल खान। ध्यान रखिएगा कि पूर्णतः सोने से निर्मित है। किससे निर्मित है, सोने से निर्मित है। किससे निर्मित है, सोने से निर्मित है। उस समय की लागत जो थी, उस समय जो लागत 1 करोड़ रुपए आई, 1 करोड़, उस समय का 1 करोड़ आप सोच लो। ठीक है, कोहिनूर हीरा जड़ित था, कोहिनूर हीरा जड़ित। पिछले भाग पर पिछले भाग पर 2 मयूरों का अंकन है। शाहजहां इस पर बैठकर न्याय करता था। सत्रह ईस्वी में फारस ईरान आक्रांता नादिर शाह
नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण के समय, दिल्ली आक्रमण के दौरान, दिल्ली आक्रमण के दौरान वह इसे अपने साथ, इसे अपने साथ फारस ले गया। ठीक है। 1747 1747 ईस्वी में नादिर शाह की हत्या हो गई। और हत्या के साथ ही साथ मयूर सिंहासन लापता हो गया। मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन लापता। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। अगली बात अगली क्या चीज, अगली हम बात करेंगे मयूर सिंहासन के बाद में जामा मस्जिद आगरा। क्या चीज बेटा, जामा मस्जिद आगरा। जामा मस्जिद आगरा का निर्माण उसकी पुत्री शाहजहां की पुत्री जहान आरा के द्वारा करवाया गया और इसलिए इसे मस्जिद ए जहांनामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्जिद ए जहांनामा। याद रखना बेटा, जामा मस्जिद आगरा का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहान आरा, सबसे बड़ी पुत्री हुआ करती थी शाहजहां की पुत्री, ठीक है ना। ये वही जहान आरा है जब इस शाहजहां ने अपना अंतिम समय मुसम्मन बुर्ज में कैदी के रूप में जब बिताया था तो उसकी सेवा ससुरसा किसने करी थी? जहान आरा ने। किसने करी थी? जहान आरा ने। और ये वही जहान आरा है जिसकी जो है जिसका मकबरा निजामुद्दीन औलिया के समीप बना हुआ है। खैर, जामा मस्जिद आगरा, ठीक है। याद रखिएगा बेटा जी, निर्माण शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री, शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री जहान आरा के द्वारा, जहान आरा अतः इसे मस्जिद ए जहानामा भी कहा जाता है। मस्जिद ए जहानामा भी कहा जाता है। ठीक है बेटा जी, याद रखना, मस्जिद ए जहानामा किसको कहा जाता है? जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद कौन सी वाली? आगरा वाली। कौन सी वाली? आगरा वाली। ठीक है, क्लियर। दीवान खास आगरा 1637 में शाहजहां के द्वारा बनाया गया। इसमें गुप्त मंत्रणा होती थी, केवल यही ध्यान रखना। देखो, अकबर के काल में दीवान खास उसका खास महल हुआ करता था। शाहजहां के शासनकाल में चीजें बदल गई है। क्या बदली है? केवल गुप्त मंत्रणा जब होती थी, है ना, मैंने अभी दीवाने खास का आपको तस्वीर भी दिखाया था, केवल गुप्त मंत्रणा के समय काम आता था। क्या चीज? दीवाने खास।
दीवाने खास। देखो निर्माण, फिर सुन लेना, निर्माण तो वस्तुतः पहले से था, लेकिन सफेद संगमरमर से निर्माण करवाया किसने? शाहजहां ने। विशेषता क्या थी कि मैंने आपको बताया ना पर्सी ब्राउन का कथन कि शाहजहां ने जो है लाल इमारतें पाई और उनको सफेद बना दिया उसने, केवल और केवल उसका रूप परिवर्तित किया है किसने? शाहजहां ने। ठीक है, तो 1637 ईस्वी में निर्माण, 1637 ईस्वी में निर्माण। इसमें गुप्त मंत्रणा होती थी, इसमें गुप्त मंत्रणा होती थी। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग आगरा की अन्य इमारतों की तरफ। याद रखिएगा खास महल। ठीक है, इसी खास महल को एक चीज, एक नाम और इसका साथ में था, याद रखना, इसी को जो है जरोखा दर्शन कहा जाता था। खास महल व जरोखा दर्शन, खास महल व जरोखा दर्शन, वे जरोखा दर्शन। क्या होता था जरोखा दर्शन? है कई भाइयों ने गाने गाए होंगे, मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है ना, जरोखे से आकर के बाय बाय कर जाए, है ना, हाथ हिला के चला जाए या हिला के चली जाए, तो वही चीज आपके लिए क्या है? जरोखा दर्शन। तो शाहजहां के जीवन में तो एक ही चीज थी, वहां ताज मुमताज, वहां ताज मुमताज, और तो कुछ था ही नहीं। तो रोजाना जब सूर्योदय होता था तो इस खास महल, है ना, इसमें एक जरोखा बना हुआ था। क्या बना हुआ था? जरोखा बना हुआ था। ठीक है, और इस जरोखे में दोनों आते थे। दोनों कौन बोले तो? शाहजहां। कौन आता था बेटा? शाहजहां, अजीमो शान शहंशाह, और साथ ही साथ उफ, कौन कौन? मुमताज। कौन आती थी बेटा? मुमताज। कौन आती थी? मुमताज। आकर के सामने जनता होती थी या लोग होते थे, उनको बिल्कुल दूर से ऐसे हाथ हिला करके चले जाते थे, जरोखे से दर्शन देते थे, अखियों के जरोखे से, अखियों के जरोखे से तुझे देखा जो सामरे, बड़ी दूर नजर आए, दूर नजर आए, है ना। दूर से ही क्या कर देते थे? हाथ हिला करके जरोखा दर्शन देते थे। कब? लोगों को दर्शन देते थे सुबह सुबह, शाहजहां और मुमताज सूर्योदय के समय। और वही जो चीज, खास महल, यहीं पर निवास करते थे दोनों। इनका खास महल था खुद का। किसका? शाहजहां का और मुमताज का। किसका? मुमताज का। इस महल के माध्यम से, इस महल के माध्यम से रोजाना सूर्योदय के समय, रोजाना सूर्योदय के समय
सूर्योदय के समय शाहजहां व मुमताज शाहजहां व मुमताज एक साथ आकर लोगों को या लोगों का अभिवादन करते थे। अभिवादन करते थे, ठीक है। सामने, इसके सामने ऐसे लोग खड़े हुए होते थे इस प्रकार से, है ना, बावड़े लोग, है ना, इस प्रकार से लोग खड़े हुए होते थे दूर ही, ठीक है। और ये उधर खिड़की में आते दोनों और आकर के, है ना, आपने भी कई बार झरोखा दर्शन दिया होगा, है ना। तो इस प्रकार से सामने लोग खड़े हुए होते थे और सामने आकर के वो उधर से हाथ वाथ हिला करके क्या दे देते थे, झरोखा दर्शन होता था। क्या होता था? झरोखा दर्शन, ठीक है। क्लियर है? तो खास महल, याद रखना कि शाहजहां का खास व्यक्तिगत निवास स्थान भी था। शाहजहां का खास व्यक्तिगत निवास स्थान, स्थान भी था। अखियों की झरोखों से तुझ देखा जो सांवरे, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। तो यहाँ से बड़ी दूर नजर आते थे दोनों, आकर के क्या है, हाथ वाथ हिला जाते थे। खैर चलिए, अगली विशेष बात हम लोग करने वाले हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बनता है, मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन बुर्ज। अब यहां से आपका क्या प्रश्न बनता है? देखो, मुसम्मन बुर्ज से एक तो प्रश्न बनता है कि शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम समय कहां पर बिताए। तो याद रखिएगा कि मुसम्मन बुर्ज से बिताया, और मुसम्मन बुर्ज से वो जो है ताजमहल को देखता था जब मुमताज की मृत्यु हो गई थी उनके 14वें बच्चे को जन्म देते हुए, है ना। उनके 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की जब मृत्यु हो गई थी तो उसी के लिए ताजमहल बनवाया। क्या बनवाया? और इसी मुसम्मन बुर्ज से जब उसके उत्तराधिकार संघर्ष जब हुए तो औरंगजेब ने जब उसको कैद कर लिया था, तो कैद करके कौन से किस में रखा था? मुसम्मन बुर्ज में। अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष यहीं से ताज को निहारते हुए उसने बिताए थे। 1658 में उसको कैद कर लिया था, 1666 में उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा कि उत्तराधिकार संघर्ष के बाद, उत्तराधिकार संघर्ष के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को इसी में कैद किया। इसी बुर्ज में कैद रखा। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष शाहजहां ने
अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष यहीं से ताज को निहारते हुए बिताए थे। ठीक है, सामने ताजमहल दिखता था, सामने ताजमहल दिखता था और वो उसको ऐसे लगता था कि देखो मेरी मुमताज, मेरी मुमताज, वो सामने सो रही है उस ताजमहल में, चिर निद्रा में लीन है, वो कभी भी उठने वाली नहीं है। और बहुत उसकी भव्यता को, सुंदरता को निहारता था कि मेरी मुमताज भी इतनी सुंदर थी। अब आपकी मुमताज कितनी सुंदर है पता नहीं, लेकिन शाहजहां के दिल की, हृदय की बातें बता रहा हूँ मैं। तो वो ऐसे सोचता था कि मेरी मुमताज भी इतनी सुंदर थी, कितना भव्य और सुंदर ये ताजमहल मैंने बनाया। अभी ताजमहल भी दिखाने वाला हूँ। तो अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष, अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष इसी मुसम्मन बुर्ज से उसने जो है व्यतीत किए थे। ठीक है, अगली बात समझे। अगली हम बात करने वाले मोती मस्जिद की। और मोती मस्जिद आगरा, इसका निर्माण 1648 में प्रारंभ हुआ और 1654 ईस्वी में इसका निर्माण वस्तुतः कहा जाता है कि पूर्ण हो गया था। ठीक है, मोती मस्जिद मोती की भांति बहुत सुंदर है, भव्य है ना। और इसके हिस्से को जालियों से ढका गया ताकि महिलाएं भी इबादत कर सके, क्योंकि महिलाओं को मुगल काल में विशेष रूप से, या फिर इस्लाम धर्म की यदि हम बात करते हैं तो पर्दे में रहती हैं। ठीक है, आगरा की सबसे सुंदर इमारत मानी जाती है मोती मस्जिद, मोती की भांति है। ठीक है, मोती मस्जिद निर्माण 1648 में प्रारंभ, 1648 ईस्वी में प्रारंभ, और 1654 में पूर्ण हुआ। इसके एक हिस्से को, इसके एक हिस्से को नक्काशीदार जालियों से ढका गया, नक्काशीदार जालियों से ढका गया, ताकि महिलाएं भी इबादत कर सकें।
याद रखिएगा क्या बात, यहीं पे लिख देता हूँ बेटा, कि आगरा की सबसे सुंदर इमारत मानी जाती है, आगरा की सबसे सुंदर इमारत मानी जाती है। ठीक है, ये लो साहब। अब जिसका आपको था इंतजार वो घड़ी आ गई है भाई, है ना। कौन सी घड़ी आई है? बात हम करने वाले हैं, आप जो सामने तस्वीर देख रहे हैं, इस दुनिया के 7 अजीब अजूबे, और उन अजूबों में से एक अजूबा आपके सामने है, सम्मुख है, ताजमहल। क्या चीज? ताजमहल दिख रहा है आपको? है थोड़ा दूर से है ना। अभी पास में भी चलेंगे, चिंता मत करो, है ना। अभी तो आपको बहुत दूर नजर आ रहा होगा, लेकिन अभी धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ हो, पास में भी चलने वाले। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया ताजमहल का? शाहजहां के द्वारा। 1631 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और 1653 में लगभग 22 साल लगे इसके निर्माण में। कितने? 22 साल लगे। कितने? 22 साल। लागत कितनी आई? 9 करोड़ रुपए। कितने? 9 करोड़ रुपए। आप सोचो कि उस समय 1631 में 9 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन क्या होता होगा। अभी वर्तमान में उसको यदि तुलना करें तो शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, इसीलिए तो शाहजहां का जो काल था ना, वो जमींदारों के लिए और किसान वर्ग के लिए बहुत बुरा दौर रहा वहां, क्योंकि वहां पर एक कथन मिलता है कि शाहजहां के शासनकाल में किसान एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा लेकर के उसके ऊपर कृषि करता था, खेती करता था, लेकिन उसके ऊपर इतना ज्यादा राजस्व लगा दिया जाता था कि वो उसे उसकी भूमि को छोड़ करके भागने पर बाध्य होना पड़ता था, या कई सुसाइड भी कर लेते थे। इतनी बुरी हालत थी। किसानों से राजस्व वसूला गया। पैसा आया कहां से? किसानों का पैसा था, भारतीय जनता का पैसा था। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो यही बात है। अपनी प्रिय रानी, नानी नहीं रानी, है ना, अपनी प्रिय रानी मुमताज महल की याद में यमुना नदी के किनारे, कहां पर? यमुना नदी के किनारे इस का निर्माण किया गया। याद रखिएगा कि पूर्णतः विशुद्ध रूप से मुगल शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में है? मुगल शैली में निर्मित है। 4 मीनारों का प्रयोग, 4 मीनार आप देख रहे होंगे, 4 बाग पद्धति का प्रयोग, सर्वाधिक पित्रा का प्रयोग भी इसी में किया गया। इसके वास्तुकार की यदि हम बात करें तो वास्तुकार का नाम मिलता अहमद लाहौरी, और इसी अहमद लाहौरी को शाहजहां ने एक उपाधि प्रदान करी। कौन सी? नादिर उल असरार। कौन सी बेटा जी? नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की थी। और ताजमहल का प्रधान जो मिस्त्री माना जाता है, वो प्रधान मिस्त्री माना जाता है उस्ताद ईसा ताजमहल जैसा, ठीक है ना। उस्ताद ईसा जो थे इसके मुख्य प्रधान मिस्त्री माने जाते हैं। वर्गाकार नींव आधार बनाया गया, क्या? वर्ग के आकार का, उसी के ऊपर अभी आगे दिखाऊंगा चौकी के ऊपर इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। बेटा जी याद रखना, 4 मीनार, 4 बाग और कंदाकार गुंबद। कंदमूल, कंद देखा ना आपने, कंदाकार गुंबद इसकी विशेषता है। आगे बात समझे। मूल आधार जो है वो बहुत ज्यादा विशाल है। प्याजाकार या कंदाकार है ना, प्याज के आकार का। कांदो देखे हो क्या, है ना, कांदा ले लो, प्याज ले लो, वही वाला कंदाकार प्याज या प्याज के आकार का जो है इसका गुंबद है। ये विशेष आपका महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा इसमें क्या बातें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी, वो विशेष याद रखनी। इसका जो मूल आधार है वो विशाल बहुकक्षीय संरचना है। प्रधान इसका जो कक्ष है वो अंदर से घनाकार है। अभी अंदर चलेंगे हम। प्रत्येक किनारा इसका 55 मीटर का है। प्रत्येक किनारा कितने?
55 मीटर का है। मेहराबदार कक्ष है, कैसे है ये? मेहराबदार कक्ष बने हुए हैं। कैसे? मेहराबदार कक्ष बने हुए हैं, इस चीज का याद रखिएगा। गुंबद की इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 35 मीटर है, और इसका जो शिखर आप देख रहे हैं, अभी आगे दिखाऊंगा, वो उल्टे कमल के समान है, जो कि हिंदू शैली का प्रतीक है। किसका है? हिंदू शैली का प्रतीक है। चारों कोनों के ऊपर आप देख रहे होंगे 4 सुंदर मीनारें हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 इसके जो कोने हैं, इन चारों कोनों के ऊपर 4 सुंदर मीनारें हैं। इसी को 4 मीनार पद्धति कहा जाता है। प्रत्येक इस मीनार की ऊंचाई जो है वो लगभग बेटा जी याद रखना 40 मीटर है। कोई नहीं पूछेगा, खैर मैं आपको ऐसी सूचना दे रहा हूं, ठीक है। और ये मीनारें ताजमहल की सममितीय बनावट को दर्शाती है, कि एक समान बनावट है इसकी, है ना। प्रत्येक मीनार की ऊंचाई कितनी है? 40 मीटर है, जो कि इसकी सममितीय बनावट को दर्शाता है। अब यहां से प्रश्न क्या बनता है? हेवेल महोदय ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। वहीं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको काल के गाल पर टिका हुआ आंसू कहा है। काल के गाल पर टिका हुआ आंसू कहा है। ये 2 कथन आपके विशेष रूप से प्रश्न बन जाते हैं। थोड़ी सी हम बात करते हैं आंतरिक कक्ष की, तो याद रखना कि ताजमहल को 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 1983 में ताजमहल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, और इसी के साथ यूनेस्को ने संसार की मानवीय कृतियों में निर्मित सर्वश्रेष्ठ कृति की इसकी उपाधि दी। मुख्य कक्ष जो इसका है, इस मुख्य कक्ष में रखी हुई जो कब्र है वो नकली है, खूब अलंकृत है। आगे मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार से इनका अलंकरण किया गया है। बहुत सुंदर इनकी साज सज्जा की गई है, लेकिन वो कब्र जो है वो वस्तुतः क्या है? नकली है। और जो निचला कक्ष जो है बेटा जी याद रखना कि इसके निचले कक्ष में जो है वो असली है, ठीक है। कुछ अब आप तस्वीरें देखें, ये जो आप देख रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत भव्य, वाह ताज मुमताज कहने का आपका भी मन कर रहा होगा, ठीक है। इतिहासकार वे एक जीन बैप्टिस्ट टर्नियर, है ना, प्रथम यूरोपीय लेखक थे, ठीक है, जिन्होंने ताजमहल को देखा था 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में, है ना। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो ये आप देख रहे हैं आपके सामने ताजमहल है, ठीक है। क्या है? ताजमहल है। अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखिएगा। ये देखिएगा, इसकी प्रत्येक एक एक चीज को मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। चलिए तैयार। ये इसकी एक मीनार, इस मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है बेटा जी? 40 मीटर ऊंचाई है। प्रत्येक मीनार याद रखना बेटा, क्या है? प्रत्येक मीनार कितनी है? 40 मीटर ऊंची है। चारों कोनों पे बनी हुई है, चारों कोनों पर बनी हुई है। प्रत्येक जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है? 40 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से, ठीक है, ये देखिएगा पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वाधिक पितरा दूरा का इसमें क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। अब इसकी एक एक चीज को, इसकी भव्यता को महसूस करते हुए कल्पना कीजिएगा कि ताजमहल के समीप खड़े हैं, सम्मुख खड़े हैं, और इस ताजमहल की भव्यता को, इसकी सुंदरता को आप बिल्कुल इसी प्रकार से निहार रहे हैं। आगरा में आप खड़े हैं, है ना, लाल किले में, और यमुना नदी के किनारे। इसका जो ये देखिए, मैंने कहा कि इसका जो गुंबद है वो प्याजाकार या कंदाकार गुंबद है। प्याज का आकार आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, ठीक है। विशेष बात क्या कि ऊपर वाला जो भाग है वो उल्टा कमल, अवांगमुखी कमल या अधोमुखी कमल, और इसको मैं यदि जूम करूँगा तो आप लोगों को बहुत स्पष्ट ये आपको दिखाई दे रहा होगा। कंदाकार है ना। अब समझ गए। अब इसको देखो, ऐसे नहीं लग रहा जैसे प्याज रखा हुआ उल्टा। इसके गुंबद को देखोगे ना, मेरा वादा है आपसे आज के बाद कोई क्लास में नहीं भूलेगा। यही प्रश्न बनते हैं,
कौन सी मुगल इमारत का गुंबद कंदाकार है? ये प्रश्न बन जाएगा आपका। तो याद रखना किसका है? ताजमहल का। अब ये आपने देख लिया कि गुरुजी ने कांदे की तरह भांति बता दिया था पूरा, ठीक है ना। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसको भूलोगे, है ना। अवांगमुखी कमल की भांति है ये, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये इस तरीके से, ये देखो बहुत सुंदर, ये देखो मेहराबदार कक्ष बने हुए। मैंने क्या कहा था? मेहराबदार कक्ष। अभी अंदर भी चलेंगे, चिंता मत करो। ये अंदर वाला ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है ना, इससे हम लोग अंदर भी जाने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा ताजमहल है, ठीक है। इतना पास से तो भाई जिंदगी में नहीं देख पाओगे, वहां जाओगे तो भी दूर से यूं मुंह फाड़ोगे ऊपर की तरह, है ना। ऐसे कौन बताने वाला है आपको, ठीक है। ये 4 मीनारें हैं, ठीक है। चलिए ये एक मीनार आपकी और आ गई है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ताजमहल इतना जूम करके केवल और केवल उत्कर्ष में ही संभव ही है, ठीक है। चलिए बेटा जी, कंदाकार गुंबद, कंदाकार, या इसी को हम क्या बोलते हैं? प्याजाकार गुंबद है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? ये बात याद रखिएगा। मेहराबदार कक्ष है, कैसे है? मेहराबदार कक्ष। चलिए अब अंदर चलते हैं इसके जल्दी से। ये थोड़ा सा और इसको समीप से आप यदि देखना चाहें तो ये आपका सामने आपको ताजमहल दिखाई दे रहा होगा, और ज़्यादा इसको समीप से हम लोग देख रहे हैं। और थोड़ा सा अंदर के चलते हैं, ये लो साहब, और ज़्यादा पास में आ गए इसके, है ना। अब इसको देखिएगा, है ना। मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? ईमानदारी से बताना आप लोग, है ना। भाई मैंने आप लोगों के लिए, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का बस सफल हो और कुछ नहीं हो, है ना। आपसे कोई वो हमें राष्ट्रपति अवार्ड नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ईमानदारी से। ये देखो अब इसको बहुत धीरे 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 मैं एक एक चीज इसकी दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर भी मीनारें बनाई हुई है, ठीक है। ये देखो अब इसको देखो, इस वाले भाग को, ठीक है। ये आपको उल्टा कमल के हिसाब से आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अब दिख रहा है ना, ठीक है। ये इस तरीके से ये उल्टा कमल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला भाग। इसको और देखो, इसको समीप से, ठीक है। ये देखो दिख रहा है, और मोटो करोगे, लो, ठीक है। कितनी एचडी पिक होगी, आप ये सोच कल्पना करो, है ना, कि इतना सब कुछ करने के बाद भी फटा नहीं है ये, है। ठीक है। ये देखो बेटा, अब ताजमहल को इससे ज्यादा समीप से देखने का मौका आप लोगों को नहीं मिलने वाला। दरवाजा खुल चुका है, अभी हम ये देखो दरवाजा खुल गया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। ये देखो पूर्णतः ये आपका सफेद संगमरमर से निर्मित है। चलिए साहब, ये थोड़ा सा और अंदर ले चलता हूं आपको। ये देखो और समीप से देखो इसको, और ज्यादा पास से देखो, है ना। इससे ज्यादा पास से और क्या देखोगे वहां, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये आप देख रहे हैं ना, ये फूल पत्तियां नक्काशीदार बनी हुई है ना, ये आपकी बेटा पित्रा द्योरा कहलाती है। क्या कहला रही है? पित्रा द्योरा कहलाती है। इसमें रत्नों का, आभूषणों का काम किया गया, ठीक है। इस दरवाजे को, इसको मेहराब को देखो, ये दिख रहा है,
ठीक है, ये आपका सर्वाधिक पित्राद्युरा का प्रयोग किया गया है किसमें, ओ मोटो दरवाजो भाई। ठीक है, लो साहब, ताजमहल भी इशारों पे नाच रहा है। चलिए ठीक है बेटा जी, चलो ये लो साहब, ये जो आप देख रहे हैं अंदर, ये समाधि बनी हुई है, मजार बनी हुई है, कब्र बनी हुई है, बहुत ज्यादा अलंकृत है। मैंने कहा कि ऊपरी मंजिल जो है, ये जो अलंकृत सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, ये जो है वो नकली है, और नीचे वाला जो भवन है उसकी जो है वो क्या है, ओरिजिनल है। वो क्या है, ओरिजिनल। ठीक है, ये देखो इस तरीके से, ये सुंदर नक्काशीदार जालियां हैं, सुंदर नक्काशीदार जालियां हैं बेटा जी, इसमें देखोगे आप। ठीक है, बहुत ज्यादा पित्राद्युरा का प्रयोग किया गया, ये मजार है वहां पर। ठीक है, ये मुमताज जी की है, ये जो है शाहजहां की है। ठीक है, ये इसका अंदर का भाग है, देखो दरवाजा, जहां से अंदर से की तरफ जैसे ही घुसेंगे ताजमहल के अंदर, हो सकता है कई लोगों ने देखा भी हो अंदर जाकर के, हो सकता है कई लोगों को देखने का मौका नहीं मिला हो, है ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से है बेटा। ठीक है, ये पूरा का पूरा पित्राद्युरा का प्रयोग किया गया है। ये सारा का सारा श्रेय देखो हमारे सामने टेक्निकल टीम के हेड बैठे हैं, हमारे प्यारे से सुंदर से पूटरे से मेरे प्यारे भाई, है ना, महेंद्र जी, इनका बहुत अतुलनीय सहयोग रहता है। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पित्राद्युरा है बेटा, क्या है, पित्राद्युरा। और इसको देखो, इसको ज़्यादा, इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं ना, पूरा का पूरा रत्न आभूषणों का जड़ित आपको जो है, एक एक चीज़ आपको इस तरीके से दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आपको तस्वीरें दिखा दी है भाई, बस अब और कुछ नहीं बचा। ये देखो, ये समाधि बहुत सुंदर है, बहुत अलंकृत भाग है, सबसे ज़्यादा अलंकरण किया गया है इसका। आप देखेंगे इसको तो ये पूरा का पूरा जो काम आप देख रहे हैं ना, ये पूरा पित्राद्युरा है। देखो समाधि के ऊपर भी जो है ये क्या है, पूरा का पूरा ये पित्राद्युरा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसको देखो, देखो ये मजार जो है, ठीक है, ये क्या है, पित्राद्युरा का प्रयोग किया गया है। सुंदर नक्काशीदार जालियां आप लोगों को यहाँ सामने देखो, ये प्रतीत दिखाई दे रही होंगी, ये सोने की जालियां हैं लगी हुई। किसकी, सोने की जालियां लगी हुई है। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी चीज़ें ये इस प्रकार से पूरा ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। ये मुख्य कब्र है। ठीक है, ये इस प्रकार से सोने की ये जालियां हैं, नक्काशीदार जालियां आप लोग इसमें देख रहे होंगे, सोने का पारा इसमें चढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए ताजमहल, निर्माण शाहजहां ने
अपनी प्रिय रानी मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम, वस्तुते नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि मुमताज महल के नाम से क्या हुई थी बेटा? प्रसिद्ध हुई थी। मुमताज महल की याद में 1631 ईस्वी में प्रारंभ होकर, और याद रखिएगा कि 1653 ईस्वी में निर्माण पूर्ण हुआ। निर्माण में कुल 9 करोड़ की लागत आई, कुल 9 करोड़ की लागत आई। यमुना नदी के किनारे वास्तुकार अहमद लाहौरी अहमद लाहौरी शाहजहां से नादिर उल असरार की उपाधि प्रदान की। प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा, ठीक है। बात कर लेते हैं विशेषताओं की। तो वर्गाकार नींव आधार पर निर्माण किया गया। चार मीनार, चार बाग, वे कंदाकार
या प्याजाकार गुंबद का प्रयोग। याद रखिएगा कि सर्वाधिक पित्राद्युरों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट बात क्या कि प्रधान कक्ष घनाकार है। प्रधान कक्ष घनाकार है। प्रत्येक किनारा 55 मीटर। मेहराबदार कक्ष है। गुंबद 35 मीटर 35 मीटर। शिखर उल्टे कमल के समान है। शिखर उल्टे कमल के समान है। जो कि हिंदू शैली का प्रतीक है। प्रत्येक मीनार 40 मीटर ऊंची है। प्रत्येक मीनार की ऊंचाई 40 मीटर। जो कि सममितीय बनावट को दर्शाता है। उन्नीस सौ 83 ईस्वी में 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया। संसार में मानवकृत
इमारतों में सर्वश्रेष्ठ, इमारतों में सर्वश्रेष्ठ माना। हेवेल कथन की बात कर लेते हैं। दो कथन विशेष रूप से याद रखिएगा। कथन नंबर 1 हेवेल, भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहाँ है? भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहाँ है? जबकि गुरुदेव नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर। काल के गाल पर टिकावा आंसू। कहाँ है? ठीक है, एक विशेषता यहीं पर लिख देता हूं मैं कि ऊपरी कक्ष में अलंकृत कब्र, ऊपरी कक्ष में सर्वाधिक अलंकृत, सर्वाधिक अलंकृत कब्र नकली है। ठीक है, और यहीं पे लिख रहा हूं कि निचले कक्ष में असली, निचले कक्ष में असली है। ठीक है मेरे प्यारे से साथियों, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।